चलिए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय छत्तीसगढ़, जय भारत, हर हर महादेव। चलिए, पिछली क्लास में हमने हमारे छत्तीसगढ़ के 7 वाहन वंशों के बारे में जानकारी लिया था। आज हम सातवाहन के बाद छत्तीसगढ़ में जो वाकाटक वंश है उसका जो प्रभाव पड़ा उसके बारे में जानकारी लेंगे। वाकाटक वंश के पहले कुछ और वंश है जिसके कुछ साक्ष्य हमें छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, जैसे कि कुषाण वंश। कुषाण वंश ये भी थोड़ा सा सुन लो भाई। कुषाण वंश के बारे में हमें हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र में जानकारी मिलती है। कुषाण वंश, आपने सुना होगा नाम कनिष्क का, तो ये इसी कुषाण वंश से संबंधित एक शासक थे। तो कुषाण वंश का एक स्वर्ण का मुद्रा, स्वर्ण के सिक्के हमको छत्तीसगढ़ में खरसिया जगह से मिला। ये प्रश्न एक आधो बार पूछा है, इसलिए इसको याद रखिएगा। हालांकि छत्तीसगढ़ में कुषाण वंश की जो शासन रहा वो काफी कम समय के लिए रहा, अल्पकालीन रहा। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में कुषाण वंश का शासन अल्पकालीन रहा, लेकिन इनके द्वारा जो सिक्के जारी हुए थे, जिसमें से एक सिक्का स्वर्ण सिक्का, ये कहां पर देखने को मिला, इसका साक्ष्य कहां पर देखने को मिला, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो स्वर्ण सिक्का याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ में कुषाण कालीन स्वर्ण सिक्का है जो खरसिया रायगढ़ में देखने को मिलता है। तो खरसिया तेलीकोट जगह है, याद रखना। तेलीकोट, खरसिया, रायगढ़ में कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, रायगढ़ के तेलीकोट जगह पर, याद रहेगा। ओके, वैसे एक तांबे का सिक्का मिला है, तांबा का, कुषाण कालीन ही है। तांबा का सिक्का बिलासपुर में देखने को मिलता है। तांबे का एक सिक्का बिलासपुर। तो बिलासपुर में दो जगह याद रखना है, एक झाझापुरी और एक पेंडरवा। ठीक है, तो याद रखिएगा झाझापुरी और एक याद रखिएगा पेंडरवा। ये दोनों के दोनों आपको बिलासपुर में, ये दो जगह याद रखना कुषाण काली से संबंधित है। कुषाण काल के सिक्के हमको यहां देखने को मिलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कुषाण वंश का शासन अल्पकालीन रहा, याद रखना। इसमें छत्तीसगढ़ में दो सिक्के प्राप्त हुए कुषाण काल के, एक स्वर्ण का सिक्का, एक तांबे का, कॉपर और गोल्ड का। ठीक है, स्वर्ण का जो सिक्का है वो खरसिया रायगढ़ में मिला, और तांबे का सिक्का जो है वो झाझापुरी पेंडरवा बिलासपुर में देखने को मिलता है। ठीक है, बन जाएगा ये। ठीक, और कुछ जानकारी बालपुर में भी मिलती है, शक्ति जिले पे। तो एक कुषाण वंश के बारे में याद रखिएगा एक चीज। चलो, कुषाण वंश के बाद हमारे छत्तीसगढ़ में एक और वंश मेघ वंश, इसके भी कुछ जानकारी मिलते हैं। और मेघ वंश में कुल शासक, तो छत्तीसगढ़ में मेघ वंश का भी शासन कहीं ना कहीं थोड़े समय के लिए रहा, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में मेघ वंश का शासन अगर आप देखोगे तो यहां पर एक्चुअल में मेघ वंश का जो राजधानी था वो कलिंग था, और ये कलिंग कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ कलिंग के क्षेत्र में ही आता था। तो राजधानी कलिंग था, याद रखना। ये कलिंग कहाँ है, ये उड़ीसा में है, और उस समय कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ इस कलिंग क्षेत्र में आ जाता था। तो यहाँ पर दो सिक्के मिले हैं बिलासपुर जिले में, याद रखना। बिलासपुर के मल्हार में सिक्का, बिलासपुर के मल्हार में प्राप्त हुआ है। तो मेघवंश के सिक्के हमें हमारे छत्तीसगढ़ के मल्हार में, जिसमें दो शासक, हालांकि इसमें कुल शासकों की संख्या 6 थी, इनमें जो शासक थे वो 6 थे, लेकिन यहाँ कम से कम दो शासक का नाम याद रखना। एक का नाम शिव मेघ और दूसरे शासक का नाम यमेघ।
तो मेघ वंश के मेघ मेघ से शिव मेघ यमेघ, इनके सिक्के मिले हैं, इनके सिक्के मिले हैं कहां पर? मल्हार में, बिलासपुर मल्हार में। तो मेघ वंश का भी हमारे छत्तीसगढ़ में साक्ष्य मिलता है, कुषाण वंश का भी छत्तीसगढ़ में साक्ष्य मिलता है। कुषाण वंश के सिक्के स्वर्ण और तांबे के सिक्के, स्वर्ण का सिक्का खरसिया रायगढ़ में, तांबे का सिक्का बिलासपुर झाझापुरी और पिंडरवा, ये दो जगह याद रखना। ठीक है, तो मेघ वंश और कुषाण वंश को भी आप याद रखिएगा, यहाँ पर इनके भी साक्ष्य हमें छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया उसको एक बार देख लो, एक झलक। हमने अब तक पाषाण काल पढ़ लिया, पाषाण काल। पाषाण काल का समय कहीं ना कहीं हमने 10,000 बीसी से 3000 बीसी तक देखा। उसके बाद हमने पाषाण काल के बाद देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता आती है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हमें हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता। फिर हमने देखा ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को हमने देखा जिसका समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का समय हमने देखा ये 1000 बीसी से 600 बीसी तक रहा। ठीक है, लेकिन ऋग्वैदिक काल की साक्ष्य कुछ हमें हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं मिलती। इसी दौर में हमने पढ़ा काल्पनिक काल, रामायण काल, और एक काल पढ़ा महाभारत काल। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि छत्तीसगढ़ में रामायण काल की कुल 75 स्थल है, महाभारत की कुछ जानकारी छत्तीसगढ़ में मिलती है। उसके बाद इसी महाभारत काल के बाद महाजनपद काल के बारे में मैंने आपको बताया था। महाजनपद काल जो 600 से लेकर के 540 बीसी तक देखने को मिलता है। ठीक है, ये इसी समय में ऋग्वैदिक काल में दो काल, हम समय को काल्पनिक बोलते हैं, घटना तो सच्ची है लेकिन समय को हम काल्पनिक लेते चलते हैं, इस दौर का है करके। महाजनपद काल 600 से 540 ईसा पूर्व का हमने देखा। इसी बीच में हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ा। तो बौद्ध धर्म का साक्ष्य भी छत्तीसगढ़ में मिलता है, जैन धर्म का भी साक्ष्य हमें छत्तीसगढ़ में मिलता है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दो चीज और याद रख लो। इसके अलावा अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आज जो हमने पढ़ा यहां तक पढ़ने के बाद पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ में मौर्य वंश का, मौर्य काल का साक्ष्य देखने को मिला। मौर्य काल के बाद सातवाहन काल के साक्ष्य देखने को मिले, और उसके बाद आज मैंने बताया आप लोगों को कुषाण वंश और मेघ वंश के भी कुछ साक्ष्य हमको देखने को मिले। तो इतनी चीजें जो मैं इस पेज में लिखा हूं सब चीज हमने पढ़ लिया है। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। तो क्लास अभी आपकी रोज अब मॉर्निंग 9 बजे होगी। ठीक है, चंद्रिका अधीक्षक में कितने में सेलेक्ट होगे? देखो, अधीक्षक में अगर आप ध्यान दोगे तो अधीक्षक में मान के चलो इस बार पेपर का लेवल, इस बार क्या पहली बार एग्जाम हुआ, लेकिन अब तक जो पेपर का लेवल जिस हिसाब से अभी एडीआई का पेपर हुआ था उसके हिसाब से ये पेपर टफ ही था। और अगर 300 नंबर का प्रश्न है तो उसमें मान के चलो 200 नंबर तक आपका कटअप जा सकता है। 190 200 के आसपास वाले सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो कितना आ रहा है आपका चंद्रिका? तो जिनका जिनका पेपर अच्छा गया है मान के चलो 180 190 200 मार्क्स तक जिनका आ रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकते हैं उनका सिलेक्शन का चांस हो। लेकिन कंपटीशन बढ़ गया है, और कंपटीशन बढ़ तो गया है लेकिन ये जो कैटेगरी जिसके हिसाब से जो योग्यता थी उसके हिसाब से थोड़े से कम है ना कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कहीं ना कहीं जो 180 प्लस है उनका सिलेक्शन होने के चांसेस है। ठीक है, जनरली
जाओगे तो कटअप अच्छा खासा जाता है, 220, 230, 240, लेकिन पेपर का लेवल देख करके हम बोल सकते हैं कि एक एवरेज 200 तक वाले एकदम सेफ है। ठीक है चंद्रिका, चलो आ जाओ। तो यहां तक हमने ये सब चीज पढ़ लिया। अभी इसको भी हमने पढ़ा, कुषाण वंश के बारे में, वंश के बारे में बताया कि मल्हार के बिलासपुर में मिला है कुछ सिक्के, और कुषाण वंश के सोने के सिक्के और तांबे के सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्के हमको खरसिया रायगढ़ में मिला है, और तांबे के सिक्के आपको बिलासपुर में झाजापुरी में मिला है। इतना मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, ये थोड़ा सा पेज, चलो यहां तक बता दिया, थोड़ा सा दूसरा पेज में पढ़ना पड़ेगा जी। दूसरा पेज ओपन हो गया लग रहा है यहाँ पर। चलो फिर से अपन ओपन कर देते हैं इसको। तो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, समझ में आ गया। तो अभी आज की क्लास में हमने अभी क्या देखा है, कुषाण वंश देखा, फिर से पूरा डिलीट हो गया, फिर से बताता हूँ थोड़ा सा। कुषाण वंश के बारे में हमने पढ़ लिया, मेघ वंश के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वाकाटक वंश। वाकाटक वंश, वाकाटक वंश की अगर हम बात करें तो इसका समय हमारे छत्तीसगढ़ में कब से कब मिलता है। तो वाकाटक वंश के बारे में आपको बता दूं कि यह एक राष्ट्रीय राजवंश है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। राष्ट्रीय राजवंश है, ये हमारा छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ में ये वाकाटक लोग पहले तो ऊपर में पाटलिपुत्र के पास कुछ समय तक रहे, फिर उसके बाद वहां से नीचे की तरफ आए और महाराष्ट्र के पास नागपुर, जो नंदीवर्धन के नाम से जानी जाती थी उस समय, इसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। तो वाकाटक वंश की राजधानी नंदीवर्धन थी, जो महाराष्ट्र क्षेत्र में थे। उसके पहले ये पाटलिपुत्र, जो कि ऊपर बिहार क्षेत्र में है, वर्तमान का बिहार, पाटलिपुत्र पटना, पहले वहां सत्ता रहा इनका। फिर उसके बाद ये आ गए छत्तीसगढ़ के बाजू महाराष्ट्र नंदीवर्धन, ये कहीं ना कहीं ये नागपुर छत्तीसगढ़ से लगा है, तो इसलिए इसका प्रभाव हमें हमारे छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वाकाटक वंश की राजधानी नंदीवर्धन थी। एक चीज तो ये याद रखना, वाकाटक वंश की राजधानी क्या थी, नंदीवर्धन। सर मॉडल आंसर, सर मॉडल आंसर आया है, कुछ अलग आंसर को ले लिए हैं। अच्छा, मॉडल आंसर कब आया, कल ही आया क्या? मॉडल आंसर का तो मैंने ध्यान नहीं दिया जी अभी। मॉडल आंसर कब आया है भाई, कब आया भाई? कल आया क्या मॉडल आंसर? मैं ध्यान नहीं दिया हूं। ठीक है, चलो एक बार देख लेंगे। ठीक है चंद्रिका, चलो उसको देखेंगे बाद में, फिलहाल अभी क्लास को थोड़ा सा फोकस करो, दिमाग इधर उधर हो जाता है। ठीक है चंद्रिका, कितना आ रहा है आपका नंबर और कितना वो हो रहा है आप देखो। अच्छा, रात में आया है क्या? मैं रात को थोड़ा देख नहीं पाया, सुबह सुबह से क्लास ले रहा हूँ तो सुबह सुबह देखता, लेकिन अभी 10 बजे के बाद देखूंगा, है ना, बिल्कुल देख लेंगे। चलो, तो वाकाटक वंश में एक खास बात कि इन्होंने पहले पाटलिपुत्र तरफ शासन किया, उसके बाद आ गए कहाँ, राजधानी नंदीवर्धन बनाई महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। तो इस वाकाटक वंश के बारे में बताने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले इस वाकाटक वंश के समकालीन और कौन थे इसको भी आपको जानना है। तो इस वाकाटक वंश के समकालीन कुछ शासक हुआ करते थे। समकालीन, तो समकालीन वंश इस वाकाटक वंश के, ध्यान देना यहां पर एक तो था गुप्त वंश, ये इसके समकालीन था, और दूसरा था नल वंश, ये इसके समकालीन था। तो कहीं ना कहीं इस वाकाटक वंश का जो युद्ध हुआ था वो गुप्त वंश के कुछ शासकों के साथ हुआ था, बाद में फिर उसकी रिश्तेदारी में बदल गया, और बाद में नल वंश के साथ भी इनका युद्ध हुआ था। तो वाकाटक वंश जो है, इनका समकालीन जो देखने को मिलेगा वो गुप्त वंश और नल वंश। तो इनके बारे में थोड़ा सा भी डिटेल में चलूंगा। फिलहाल इतना याद रखो कि वाकाटक वंश एक राष्ट्रीय राजवंश है, छत्तीसगढ़ में पर्टिकुलर किसी क्षेत्रीय राजवंश के रूप में शामिल नहीं होता।
वाकाटक वंश का प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि ये नल वंश के समकालीन था, और नल वंश का जो राजधानी था वो पुष्कर, भोपालपट्टनम वाला क्षेत्र, बीजापुर का, उनके साथ इनका युद्ध हुआ था। तो कहीं ना कहीं युद्ध में ये शामिल हुए, और कई बार ये जीते तो कई बार वो जीते, तो ये युद्ध चला, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। तो वाकाटक वंश के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा हम लोग गुप्त वंश और नल वंश को भी पैरेलल अच्छे से देखेंगे, तब ये चीज स्पष्ट और क्लियर होगा। ठीक है, तो वाकाटक वंश का जो समय रहा वो कहीं ना कहीं तीसरी चौथी शताब्दी के आसपास देखने को मिलता है। तो इसको मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा हूं, इसको समझना। हमारा ये छत्तीसगढ़ है, देखो ये छत्तीसगढ़ है। इस छत्तीसगढ़ में अगर आप देखोगे, इसको थोड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अच्छे से जी? नहीं दिख रहा है? देखो ये छत्तीसगढ़ है। इस छत्तीसगढ़ के ऊपर में यहां पर गुप्तों का शासन चल रहा है, थोड़ा समझना। अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, वाकाटक वंश, लेकिन हम लोग तीन वंश को एक साथ पैरेलली लेते हुए चलेंगे। गुप्त वंश, यहां पर शासन चल रहा है किसका? नल वंश का। नीचे तरफ किसका शासन चल रहा है? नल वंश का। और यहां पर शासन किसका चल रहा है? नागपुर में वाकाटक वंश का। ठीक है, तीन वंश का शासन कनेक्ट करना। ये तीनों एक दूसरे के समकालीन थे, तीनों एक दूसरे के समकालीन, ये और ये तीनों एक दूसरे के समकालीन थे। वाकाटक वंश, गुप्त वंश और नल वंश, तीनों एक दूसरे के समकालीन थे। वाकाटक वंश का जो समय था, एक मोटा मोटी याद रखना, ये 250 से लेकर के 500, ठीक है, 250 से लेकर 500 ईस्वी तक देखने को मिलता है। वहीं गुप्त वंश का शासन जो देखने को मिलता है वो 319 से लेके 550 ईस्वी तक देखने को मिलता है। और जो नल वंश था, ये नल वंश का शासन 5वीं से 10वीं शताब्दी तक देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये 5वीं शताब्दी के आखिरी में नल वंश के समकालीन था, और ये शुरुआत से ही 300 से 500 के बीच में इनके बीच में समकालीन था। तो स्टार्टिंग में तो जो 500 वाला हिस्सा है, 500 ईसी में यानी 500 एडी में, यहां पर कहीं ना कहीं तीनों एक साथ समकालीन हुए। एक मोटा मोटी अगर देखा है तो 5वीं शताब्दी मतलब कहीं ना कहीं 400 से शुरू हो जाता है। तो 400 के आसपास इन तीनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ युद्ध हुआ। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? क्या क्या चीजें आ गई? चंद्रिका सर अधीक्षक को न्यूज पेपर जैसे पढ़ाए सर, भाग 4 को। कोई नहीं सर, नहीं पढ़ाए। अच्छा ओके चंद्रिका। ओके, अच्छा भाग 4 को न्यूज़पेपर की तरह पढ़ाया गया है बोल रहे हैं। ओके, ठीक ठीक। मेन क्या था, समय कम था जी। अब समय कम था तो उस हिसाब से पढ़ाया गया होगा, ठीक है। क्योंकि अधीक्षक का सिलेबस जितना बड़ा था ना, उसके हिसाब से उसका समय सीमा कम था, तो इस वजह से थोड़ा स्पीड पढ़ाया गया है, ठीक है। अब पढ़ाया गया होगा बाकी समय की वजह से। बाकी अगर समय जैसे कि 6 महीने साल भर ऐसा कुछ समय रहता तो बिल्कुल उसको और डीप में जाके पढ़ाया जाता, ठीक है। तो चंद्रिका कितना मार्क्स आ रहा है आपका? बहुत सारे छात्र अधीक्षक का दिलाए हैं और बहुतों का पेपर ठीक ठाक गया भी है। मॉडल आंसर आने के बाद कितना जा रहा है कट ऑफ? कितना जा रहा है, कितना हो सकता है, उस पर एक बार कैलकुलेशन करते हैं आज, ठीक है, फिर आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना कि वाकाटक वंश, गुप्त वंश और नल वंश तीनों की तीनों एक दूसरे के तीनों एक दूसरे के
समकालीन थे। ठीक है, यहां पर गुप्त वंश के शासक, नल वंश के शासक और वाकाटक वंश के शासकों के बारे में थोड़ा सा सुन लो। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक एक करके हर एक वंश के बारे में डिटेल में जाएंगे। तो गुप्त वंश के शासक, अगर आप गुप्त वंश के बारे में देखेंगे तो यहाँ गुप्त वंश के जो प्रथम शासक हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। हालांकि चंद्रगुप्त प्रथम से शुरू होता है, लेकिन चंद्रगुप्त के बाद, चलो इसको कनेक्ट कर रहा हूं, चंद्रगुप्त के बाद याद रखना समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद याद रखना रामगुप्त, रामगुप्त के बाद, अभी फिलहाल शासकों के नाम को सुन लो, रामगुप्त के बाद देखने को मिलेगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अब ये चंद्रगुप्त द्वितीय का कहीं ना कहीं रिश्तेदारी शुरू हो जाएगा। फिर आ जाएगा कुमारगुप्त, फिर एक याद रखना स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और लास्ट में एक भानुगुप्त। इन शासकों के नाम को भी याद करना। ये 7 शासक कम से कम याद रखो, और भी हैं इसके पहले, ठीक है, लेकिन फिलहाल इतना याद रखो। वाकाटक वंश के शासक, तो वाकाटक वंश के शासक में एक नाम सबसे पहले विंध्य शक्ति करके आते हैं। विंध्य शक्ति के पुत्र होते हैं रुद्रसेन, ठीक है, प्रवरसेन, ये सब आएंगे। लेकिन हमको यहां पर याद रखना है, जितना जरूरी है उतने को याद रखेंगे। महेंद्र सेन, महेंद्र सेन, महेंद्र सेन के पुत्र का नाम याद रखना है पृथ्वी सेन। ठीक है, तो महेंद्र सेन के पुत्र का नाम पृथ्वी सेन याद रख लो। लेकिन पृथ्वी सेन के बारे में ज्यादा नहीं जानना है, आपको सीधा सीधा आना है, रुद्रसेन के बारे में जानना है। इसे रुद्रसेन द्वितीय कहा गया। ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय क्यों कहा गया? क्योंकि महेंद्र सेन का एक और नाम था जो रुद्रसेन था, और ये प्रथम था, इसलिए महेंद्र सेन के बाद रुद्रसेन द्वितीय आते हैं। महेंद्र सेन, फिर रुद्रसेन, फिर तीसरे नंबर पर यहां पर एक शासक का नाम याद रखना प्रवरसेन। जितना बता रहा हूं उसको कनेक्ट करते चलना। प्रवरसेन, प्रवरसेन, ठीक है, महेंद्र सेन, रुद्रसेन, प्रवरसेन, तो MRP, ये थोड़ा सा इसको कनेक्ट करना, महेंद्र सेन, रुद्रसेन, प्रवरसेन। उसके बाद चौथे नंबर पर याद रखना नरेंद्र सेन, नरेंद्र सेन के बाद याद रखना पृथ्वी सेन, और पृथ्वी सेन के बाद जिसका रोल थोड़ा सा रहा वो थे देवसेन। तो सब सेन सेन याद रखना, वाकाटक वंश से संबंधित है। देवसेन, हरिसेन, है ना, और एक शासक देखने को मिलेंगे हरिसेन। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये विभक्त हो गया था, तो अंतिम शासक किसके साथ किसकी लड़ाई हो इसको मैं कनेक्ट करूंगा। तो वाकाटक वंश में महेंद्र सेन, रुद्रसेन, प्रवरसेन, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन, देवसेन, हरिसेन, इतना कम से कम याद रख लो। साथ इधर गुप्त वंश के शासक में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, द्रौमगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और भानुगुप्त, इतना याद रख लो। फिर इधर नल वंश के शासक, नाम को सुने रहो अभी सब, ठीक है, ये सब अभी आगे हम लोग पूरा एक एक शासकों के बारे में डिटेल में देखेंगे। नल वंश का शासक, तो नल वंश के जो संस्थापक रहे, ठीक है, वो कोई और थे, लेकिन शुरू हमको व्याघ्रराज से करना है। तो नरेंद्र सेन की शुरुआत व्याघ्रराज से याद करना है, व्याघ्रराज। फिर आते हैं वृषभराज, फिर आते हैं वराहराज। तो यहां 3 नाम याद रख लो भाई, एक व्याघ्रराज, वृषभराज और वराहराज। फिर इसके बाद चौथे शासक के रूप में आप किसको याद रखोगे भाई? तो यहां पर याद रखना भवदत्त, भवदत्त। पांचवा याद रखना अर्थपति भट्टारक, अर्थपति। और छठवा याद रखना स्कंदवर्मन। फिलहाल इतने को याद रखो, अभी पूरा डिटेल में चलेंगे, लेकिन इतने शासक के नाम को फिलहाल सुने रहो, ताकि कौन किसके साथ युद्ध हुआ ये पता चलेगा। तो ध्यान से सुना, गुप्त वंश में क्या बोला मैं? चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बेटे का नाम समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त के 2 बेटे हुए, एक रामगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त थोड़ा सा कमजोर शासक था, इसलिए बाद में उसका बड़ा भाई चंद्रगुप्त नहीं, छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने सत्ता संभाली। चंद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और भानुगुप्त, ये 3 नाम याद रखना।
अच्छा, टोटल 89, तो 89 तो बहुत कम हो जाएगा चंद्रिका। गुड मॉर्निंग लक्ष्मी। खैर ठीक है। प्रयास जो भी रहा, आपका समय थोड़ा सा कम था और क्लास भी थोड़ा सा लास्ट क्लास में स्पीड हुआ है, कारण था कुछ उसके पीछे समय की कमी की वजह से। चलो, तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो तीन वंश का नाम कौन कौन सा बताया, ध्यान थोड़ा सा भटक जा रहा है जी, अभी यहाँ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। वाकाटक वंश, गुप्त वंश और नल वंश। अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, वाकाटक वंश एक राष्ट्रीय राजवंश है, गुप्त वंश एक राष्ट्रीय राजवंश है, लेकिन नल वंश क्षेत्रीय राजवंश होगा छत्तीसगढ़ का, जो छत्तीसगढ़ में रह के शासन किए। ये तीनों वंश एक दूसरे के समकालीन थे। तीनों वंशों के शासकों के नाम को फिलहाल याद रखो। यहाँ पर गुप्त वंश, यहाँ नल वंश में विषभ, व्याघ्र, वृषभ और वराह, व्याघ्र विषभ वराह, भवदत्त, अर्धपति, स्कंद, इसके आगे और है, लेकिन अभी भवदत्त, अर्धपति, स्कंद वर्मन, ठीक है, क्योंकि इसका युद्ध इनके साथ कहीं ना कहीं अभी होगा। तो यहां पर भवदत्त, अर्धपति, स्कंद वर्मा, ये तीन का युद्ध होगा। तो ध्यान से देखना, अभी सबसे पहले युद्ध होता है व्याघ्र राज का समुद्रगुप्त के साथ युद्ध, और समुद्रगुप्त का युद्ध महेंद्र सेन के साथ युद्ध। तो ये तीन जो मैंने ब्लू कलर में कनेक्ट किया, ये तीनों का आपस में युद्ध होता है, जिसमें गुप्त वंश के प्रतापी शासक समुद्रगुप्त वही है जो विश्व विजेता का सपना लेते हुए दक्षिण की ओर आगे बढ़े हैं, और दक्षिणापथ इसलिए छत्तीसगढ़ का नाम रखते हैं। तो दक्षिण की तरफ अपना पथ रखा, दक्षिणापथ कहलाए ये छत्तीसगढ़। समुद्रगुप्त जब आए तो दक्षिण की तरफ नल वंश के शासक व्याघ्र राज को पराजित किए, और समुद्रगुप्त जब इधर गए तो वाकाटक वंश के शासक महेंद्र सेन को पराजित किए। तो समुद्रगुप्त ने दोनों को पराजित किया। पहला युद्ध ये समझ में आया कैसे एक दूसरे के समकालीन थे। तो समुद्रगुप्त ने इधर व्याघ्र राज को पराजित किया, समुद्रगुप्त ने इधर वाकाटक वंश के शासक महेंद्र सेन को पराजित किया। इसलिए यह समुद्रगुप्त व्याघ्रहंता का सिक्का चलाए। व्याघ्रहंता मतलब व्याघ्र राज को पराजित करने वाला समुद्रगुप्त, ठीक है, और महेंद्र सेन को पराजित किए वाकाटक वंश। तो ये चीज को थोड़ा सा कनेक्ट करना। बाद में क्या होता है, बाद में ये होता है कि जो रामगुप्त होता है, रामगुप्त की जो पत्नी होती है प्रभा देवी, वो थोड़ी, ठीक है, बहुत थोड़ी नहीं, मतलब प्रभा देवी के बारे में बताऊं तो प्रभा देवी बहुत सुंदर होती है। अब प्रभा देवी, प्रभावती, जो कि रामगुप्त की पत्नी होती है, लेकिन यहाँ पर रामगुप्त के शासन पर, ठीक है, कहीं ना कहीं कमी थी, वो कहीं ना कहीं युद्ध करने में सक्षम नहीं थे। और यहाँ पर क्या घटना घटती है, यहाँ पर घटना घटती है कि रामगुप्त की पत्नी को किडनैप कर लिया जाता है कुछ राजवंश, कुछ शासकों के द्वारा, जिसको बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय छुड़ा के लाते हैं, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय जब उसको छुड़ा के लाते हैं तो रामगुप्त की पत्नी के साथ स्वयं विवाह कर लेते हैं, और स्वयं विवाह कर लेते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी प्रभावती देवी बन जाती है। और यही प्रभावती देवी की, ठीक है, सॉरी, प्रभावती देवी बोल रहा हूं, ध्रुव स्वामिनी थी जी, इसकी पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी, पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी, और इसकी पुत्री का नाम था प्रभावती। तो चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव स्वामिनी की पुत्री क्या थी, प्रभावती, प्रभावती। और इसी प्रभावती का विवाह आगे चल करके यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ के शासक रुद्रसेन के साथ करवा देते हैं। तो इसको थोड़ा सा अलग कलर में मैं कनेक्ट कर रहा हूं, देखना भाई, समझना। ये रुद्रसेन द्वितीय के साथ विवाह किसका हो गया, प्रभावती का विवाह हो गया। प्रभावती का विवाह रुद्रसेन द्वितीय के साथ हो गया, जिसका एक पुत्र हुआ। अब अगला, इसका नाम क्या है, प्रवर सेन, प्रवर सेन। और इसी प्रवर सेन के लिए, मतलब कुल मिला के समझना, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने नलवंश शासक व्याघ्रराज को हराया, समुद्रगुप्त ने वाकाटक वंश शासक महेंद्र सेन को हराया। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख,
बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका विवाह ध्रुवस्वामिनी के साथ होता है, उसकी पुत्री होती है प्रभावती। इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस शासक को, इस सत्ता को तो जीत लिया था, तो यहाँ पर रुद्रसेन के साथ इनका विवाह करा दिया। विवाह कराने के बाद इसका जो पुत्र हुआ प्रवरसेन, वो हुआ। और रुद्रसेन द्वितीय की अल्पायु, मतलब कम उम्र में, मतलब शासक के दौरान है ना कहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के पश्चात जो प्रवरसेन होते हैं वो छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं। तो उनकी माता जो होती है प्रभावती, वो प्रभावती जो है वो गुप्त वंश की है। तो गुप्त वंश से सहयोग मांगती है, अपने पिता से सहयोग मांगती है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय प्रभावती के कहने पर छत्तीसगढ़ में इस प्रवरसेन की देखरेख के लिए किसको भेजते हैं? तो ये भेजते हैं कालिदास को। कालिदास कौन थे? तो ये कालिदास जो हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न कवियों में से एक थे। यही कालिदास जब छत्तीसगढ़ में आते हैं, यहाँ पर सरगुजा क्षेत्र में कुछ समय के लिए ठहरते हैं। और ये कालिदास जब यहाँ जा रहे हैं भाई, रास्ते से ऐसे आ रहे हैं और रास्ते में यहाँ पर ठहर गए। तो ठहरे तो यहाँ पर रामगढ़ की गुफा में रुके, और इसी रामगढ़ की गुफा के सुंदर वादियों को, खूबसूरत नजारों को, स्वर्ग जैसे स्थल को, है ना, स्वर्ग जिसे तुलना किया कालिदास ने रामगढ़ की पहाड़ी का। और रामगढ़ की पहाड़ी के पास बैठकर इन्होंने मेघदूतम की रचना कर दी, रास्ते में की कर दी। ठीक है, अपने सैनिकों के साथ थे तो इन्होंने किसकी रचना कर दी भाई? मेघदूतम की रचना कर दी। ठीक है, मेघदूतम की रचना कर दी। और इसी मेघदूतम को छत्तीसगढ़ में अनुवाद करने वाले कौन थे? मुकुटधर पांडे। तो मेघदूत रचना को मुकुटधर पांडे ने क्या कर दिया? अनुवाद कर दिया। ठीक, कनेक्ट कर रहा हूं, सारी चीजों को समझना, बाद में पूरा एक के बारे में चलेंगे। तो समुद्रगुप्त के पुत्र रामगुप्त, उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय। तो समुद्रगुप्त के दो बच्चे थे, रामगुप्त, चंद्रगुप्त। रामगुप्त पराजित होता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय को सत्ता मिलती है, जिसकी पत्नी ध्रुवस्वामिनी बन जाती है, पुत्री प्रभावती, जिसका विवाह यहाँ महेंद्र सेन के बेटे रुद्रसेन द्वितीय से होती है। और प्रभावती का जो पुत्र होता है वो प्रवरसेन। रुद्रसेन की मृत्यु के पश्चात प्रवरसेन की देखरेख करने के लिए प्रभावती अपने पिता से सहयोग मानती है, और सहयोग में चंद्रगुप्त द्वितीय कालिदास को वहां से भेजते हैं। यहाँ बीच में ये छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में कुछ समय के लिए पड़ाव रखते हैं, और वहां पर मेघदूतम की रचना, जो कि रचना है और बताया गया उसमें कि ये छत्तीसगढ़ का रामगढ़ की गुफा स्वर्ग के तुल्य है, स्वर्ग के समान है, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, बाद में मेघदूतम की रचना जो हुई थी छत्तीसगढ़ में अनुवाद करने वाले हमारे छत्तीसगढ़ के मुकुटधर पांडे जी। ठीक है, कनेक्ट कर दिया यहां तक। अब देखो, प्रवरसेन की देखरेख करने के लिए कौन पहुंच गया है? कालिदास। मतलब ये गुप्त वंश और ये वाकाटक वंश का अब रिश्तेदार में कन्वर्ट हो चुका है, रिश्तेदार बन चुके हैं। पहले तो समुद्रगुप्त ने महेंद्र सेन को हराया, ये वंश अब कहीं ना कहीं इनके अधीन हो गया। अब अधीन हो गया तो दुर्योधन के साथ अपनी पुत्री का विवाह, पहले के शासक ऐसे ही करते थे, जिस क्षेत्र को जीत लेते थे उस क्षेत्र में अपनी पुत्री का विवाह करा देते थे। तो कहीं ना कहीं इनके पुत्र के साथ विवाह करा दिया, फिर ये रिश्तेदारी बन गया। अब दोनों के बीच में सब अच्छा से चलने लगा। कुल मिला के चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त का ही, गुप्त वंशों का ही ये साम्राज्य बन गया। बाद में क्या होता है, जब ये प्रवरसेन के बाद जो नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन और देवसेन आते हैं, तो नरेंद्र सेन का अब 5वीं शताब्दी के आसपास नल वंश के शासकों के साथ सामना होता है। तो स्टार्टिंग में तो ये लोग थे, बाद में अब कौन आए? भवदत्त, अर्थपति स्कंद वर्मा। तो अब बाद में वाकाटक वंश और इस नल वंश के बीच में युद्ध होता है। तो वाकाटक वंश के जो शासक होते हैं नरेंद्र सेन, और यहाँ पर शासक है भवदत्त, ये दोनों का युद्ध होता है। भवदत्त जो है अपना बदला वहां तो ले नहीं पाता, इसके पिता को कहीं ना कहीं व्यागराज को समुद्रगुप्त ने पराजित किया। अब इसके रिश्तेदारी ये बन चुके हैं, तो भवदत्त ने यहाँ पर आक्रमण किया, उधर का बदला कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इधर से लिया, और ये भवदत्त ने इस नरेंद्र सेन पर आक्रमण कर दिया और उसे पराजित कर दिया। तो भवदत्त ने नरेंद्र सेन को पराजित किया। लो भाई, भवदत्त वाले को कनेक्ट कर देता हूं। ये भवदत्त ने किसको साथ युद्ध किया? नरेंद्र सेन के साथ युद्ध किया और इसे पराजित कर दिया और खुद जीत गया। बाद में भवदत्त का जो बेटा है पृथ्वी सेन, ये पृथ्वी सेन जाता है और इसके बेटे अर्थपति को पराजित कर देता है। तो अब की बार ये जीत गया, ये पराजित हो गया।
फिर बाद में स्कंद वर्मन आता है और स्कंद वर्मन फिर से अपने इस क्षेत्र को बसा करके फिर से इसके बाद इस देवसेन पर आक्रमण करता है, जो इसको पराजित करता है और फिर ये खुद जीत जाता है। तो कहीं ना कहीं ये युद्ध इनके बीच में भी चला। शुरुआत में युद्ध इनका दोनों के साथ हुआ, बाद में इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। तो इस तरीके से ये तीनों वंश एक दूसरे के समकालीन थे। ओके, अब तीनों वंश एक दूसरे के समकालीन थे, इसलिए तीनों को एक साथ पढ़ाना बताना जरूरी था। तो यहां तक एक कहानी के तौर पर मैंने आपको बता दिया कि समुद्रगुप्त जो थे उनके प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है, उन्होंने महेंद्र सेन और व्याघ्रराज दोनों को पराजित किया था। महेंद्र सेन जो थे वाकाटक वंश के शासक थे और जो व्याघ्रराज थे वो नल वंश के शासक। बाद में इनके साथ रिश्तेदारी में कन्वर्ट हो गया, रिश्तेदार बन गए और इस क्षेत्र को गुप्त वंश के साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। और इसका बदला बाद में भवदत्त ने इनके रिश्तेदारी इनके साथ लिया और कहीं ना कहीं इनके बीच में युद्ध हुआ। यहाँ के तीन शासकों में युद्ध हुआ। पहली बार नल वंश जीता इसको हरा के, दूसरी बार इसने जीता इसको हरा के, तीसरी बार फिर से यहाँ का स्कंदवर्मन जीता इसको हरा के। तो कुल मिला के 3 युद्ध, जिसमें 2 बार ये जीते और 1 बार ये जीता। समझ में आया कि यहाँ तक? ये वाकाटक वंश के बारे में बता रहा हूं जी मैं। वाकाटक वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, वाकाटक वंश, नल वंश, गुप्त वंश। तो चलिए एक एक करके हम अब वाकाटक वंश के बारे में पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताया ना ये वाकाटक वंश है, वाकाटक वंश इन दो के समकालीन थे। तो चलिए अब इस वाकाटक वंश के बारे में कौन किसके साथ क्या क्या हुआ थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो वाकाटक वंश फटाक से देख लो भाई वाकाटक वंश को। वाकाटक वंश के राजाओं के नाम मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया, तो इसकी राजधानी फटाफट देखो। वाकाटक वंश की राजधानी क्या थी भाई? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन याद रखना, वर्तमान का नागपुर ही नंदीवर्धन था उस समय, जो महाराष्ट्र जिले में आता है नंदीवर्धन। ठीक है, इसके समकालीन कौन कौन से वंश थे बताया मैं। तो समकालीन आपका गुप्त वंश थे ये बताया, और नल वंश थे। ये दोनों वंश इसके समकालीन थे ये भी बता दिया। इसके शासक, इनके शासकों के नाम को थोड़ा सा याद रख लो, एक एक करके सबके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ का जो शासक हुआ विंध्य शक्ति हुआ। सबसे पहला शासक कौन हुआ था? विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति का ही पुत्र हुआ जो कि कहलाया महेंद्र सेन। यही महेंद्र सेन है जिसका युद्ध किसके साथ होता है? समुद्रगुप्त के साथ होता है। ठीक है, महेंद्र सेन याद रखना। ठीक है, इसके पहले और भी शासक हुए हैं लेकिन हम लोग महेंद्र सेन से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये महेंद्र सेन का एक और नाम होता है रुद्रसेन प्रथम। इसी रुद्रसेन प्रथम को महेंद्र सेन कहा गया है। ठीक है, विंध्य शक्ति मैं थोड़ा सा डिटेल में चलता हूं लेकिन ना आप लोग उसको पूरा मत पढ़ना भाई, आपको बता देता हूं डिटेल में, लेकिन ना हम लोग जो ना जानने की जरूरत है उसी शासक को पकड़ना। थोड़ा सा डिटेल में चलता हूं। विंध्य शक्ति के पुत्र का नाम था प्रवरसेन। प्रवरसेन प्रथम। इसके पुत्र का नाम था महेंद्र सेन। इसके पुत्र का नाम था पृथ्वी सेन। देखो ज्यादा डिटेल में जा रहा हूं ना। पृथ्वी सेन, पृथ्वी सेन के पुत्र का नाम इसी महेंद्र सेन के नाम पर रखा गया था। जो महेंद्र सेन था उसी के नाम पर जो रुद्रसेन द्वितीय कहलाया। रुद्रसेन द्वितीय कहलाया। ठीक, 5 शासक हुए। 5 के बाद इधर आ जाओ, छठवा रुद्रसेन द्वितीय का जो पुत्र हुआ छठवा, ये था प्रवरसेन द्वितीय। छठवा, प्रवरसेन प्रथम आ चुका है, रुद्रसेन प्रथम आ चुका है, रुद्रसेन द्वितीय आ चुका है, प्रवरसेन द्वितीय भी आ चुका है। ठीक है, प्रवरसेन द्वितीय के बाद जो अगला पुत्र हुआ ये हुआ नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन के बाद जो अगला पुत्र हुआ वो हुआ पृथ्वी सेन। और जो उसके बाद 2 जगह पे बढ़ गया था। ठीक है, एक देवसेन और एक हरिसेन, 2 जगह पर थे। ठीक है, तो पृथ्वी सेन के बाद जो अंतिम शासक
सेकेंड लास्ट देवसेन था जहां युद्ध हुआ, और उसके बाद आप याद रखना एक शासक हरिसेन। तो कम से कम 10 शासक मैं आपको बताया। इसमें से आपको कितने शासक के बारे में याद रखना है? तो सीधे सीधे यहां से आओ, महेंद्र सेन के बारे में, दूसरा पृथ्वीसेन, पृथ्वीसेन को इसको छोड़ो, रुद्रसेन द्वितीय। तो पहला रुद्रसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय, जिसको जिसको याद करा रहा हूं उसी को याद करना। रुद्रसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय। वाकाटक वंश के रुद्रसेन प्रथम का ही नाम महेंद्र सेन था, इतना याद रखना। तो इसको अच्छे से याद रख लो। उसके बाद प्रवर सेन द्वितीय को याद रखो, नरेंद्र सेन को याद रखो, पृथ्वी सेन को याद रखो। ठीक है, ये तीन को एक साथ याद रखो। रुद्रसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय, प्रवर सेन द्वितीय, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन, और अंतिम जो पराजित होता है देवसेन। ठीक है, इतने को आप याद रखो। कम से कम ये 5 तो याद रखो। इन 5 के बारे में एक एक करके हम चर्चा अभी करेंगे। ठीक है, तो महेंद्र सेन जो कि रुद्रसेन प्रथम कहलाता था, इसके बारे में सुन लो भाई। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, फटाफट नाम याद हुआ क्या बताओ मेरे को। महेंद्र सेन जो कि रुद्रसेन प्रथम कहलाता था, फिर रुद्रसेन द्वितीय आया। रुद्रसेन द्वितीय का विवाह हुआ था उधर, जिसके पुत्र का नाम प्रवर सेन था। प्रवर सेन के बाद पृथ्वी सेन, ये देखो प्रवर सेन के बाद नरेंद्र सेन, और इसके पुत्र हुआ पृथ्वी सेन। तो इसको कनेक्ट कैसे करोगे, याद कैसे करोगे? तो आर आर से याद रख लो, आर आर पी। ठीक है, आर आर पी एन पी। ठीक है, इसको थोड़ा सा कनेक्ट करना, इतने को ही याद रखना है, 5 ही को बस याद रखो, बाकी सब ऐसे ही याद हो जाएगा। आर आर पी एन पी। तो आर से रुद्रसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय, प्रवर सेन, नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन, ये 5 शासक याद रखना। आर आर मतलब रुद्रसेन ही महेंद्र सेन था, ये याद रखना। इसलिए इसको मैं सीधे सीधे एमआरपी करके याद करवाता हूं, एमआरपी एनपी, एमआरपी न्यू प्राइस, एमआरपी न्यू प्राइस ऐसा करके याद कराता हूं। तो इसी एमआरपी न्यू प्राइस को आप याद रखना। अब जितना भी बताया वो आपकी जानकारी के लिए बताया, लेकिन इतने को आप याद रखना, एमआरपी न्यू प्राइस, एमआरपी न्यू प्राइस। तो यहां पर एम से याद रखना महेंद्र सेन, इसके बारे में अपन अभी डिटेल में देखते हैं। महेंद्र सेन के बारे में क्या जानना है? तो महेंद्र सेन जो थे, ठीक है, महेंद्र सेन जो थे, इनका युद्ध गुप्त वंश के शासक किसके साथ हुआ है? समुद्रगुप्त के साथ हुआ था। तो महेंद्र सेन के बारे में यही याद रखना, प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है, प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख या प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने महेंद्र सेन को पराजित किया था, महेंद्र सेन को पराजित किया था। पहला चीज क्लियर हुआ, किसके बारे में बताया भाई? महेंद्र सेन के बारे में बताया। ठीक है, और कुछ इतिहासकार कुछ और मानते हैं, लेकिन यहाँ प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है, इसलिए इस महेंद्र सेन के बारे में इतना याद रखो। एमआरपी है जी, एमआरपी न्यूज प्राइस। दूसरे शासक का नाम याद रखना, रुद्रसेन, रुद्रसेन द्वितीय है ये। तो रुद्रसेन द्वितीय के बारे में क्या बताया था कि समुद्रगुप्त का जो पुत्र था रामगुप्त, उसकी पुत्री थी प्रभावती, और महेंद्र सेन का पुत्र था रुद्रसेन द्वितीय। तो यहां पर गुप्त वंश के शासक, जानकारी क्या मिलेगी? गुप्त वंश के शासक कौन थे भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री के साथ विवाह, पुत्री का नाम प्रभावती देवी के साथ विवाह होता है। इसके बारे में इतना चीज याद रखना, बता दिया था मैं इसको, लेकिन लिखवा रहा हूं। तो रुद्रसेन द्वितीय के बारे में याद रखना। ठीक है, क्लियर है? रुद्रसेन द्वितीय का विवाह प्रभावती देवी के साथ हो जाता है।
ठीक, उसके बाद रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। रुद्रसेन की मृत्यु के पश्चात, रुद्रसेन की मृत्यु के पश्चात प्रभावती के कहने पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को भेजते हैं। कालिदास इसके पुत्र, या फिर इसको मैं अगले पेज, अगले इसमें कनेक्ट कर देता हूं। एक काम करते हैं, इसके बारे में इसमें इतना ही रखते हैं, ठीक है। आ जाओ, इसमें कनेक्ट करते हैं। रुद्रसेन के पुत्र का नाम क्या है भाई? इसका जो पुत्र हुआ उसका पुत्र का नाम था प्रवरसेन, प्रवरसेन द्वितीय। तो प्रवरसेन द्वितीय ये किसके पुत्र हैं? इनके पुत्र हैं रुद्रसेन के। तो यहां पर याद रखना, रुद्रसेन की मृत्यु के पश्चात प्रभावती के पुत्र प्रवरसेन की देखरेख के लिए, प्रवरसेन द्वितीय की देखरेख के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय किसको भेजते हैं? देखरेख के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं वो कालिदास को भेजते हैं, कालिदास को भेजते हैं। ये याद रखना। यहीं पर कालिदास के बारे में कनेक्ट कर दे रहा हूं मैं। कालिदास जो थे, कालिदास के बारे में क्या याद रखना है? कालिदास ने सरगुजा में कुछ समय रुके और यहां पर मेघदूतम की रचना की। मेघदूतम की रचना किसने की है? कालिदास ने की है। किसके बारे में बताया? रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में बताया। तो रचना की और रामगढ़ पहाड़ी के बारे में बताया, रामगढ़ पहाड़ी से संबंधित जानकारी दी, ठीक है, ओके। तो ये हो गया प्रवरसेन द्वितीय के बारे में, इतने पॉइंट याद रखना है। प्रवरसेन द्वितीय का अब जो पुत्र होगा एमआरपी, तो प्रवरसेन, नरेंद्र सेन और पृथ्वीसेन, ठीक है। तो प्रवरसेन का अब जो पुत्र होगा नरेंद्र, अभी तक तो यहां पर देख रेख हो गया, गुप्त का सानिध्य था तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत भी नहीं हो रहा था। लेकिन आगे चल के अब जो एनपी है, नरेंद्र सेन, पृथ्वीसेन, देवसेन, ठीक है, यहां से युद्ध शुरू होता है उनके समय में नल वंश के साथ। तो नरेंद्र सेन, अब चौथे शासक को मैं कनेक्ट कर रहा हूं, नरेंद्र सेन को। नरेंद्र सेन नरेंद्र सेन, ये नरेंद्र सेन का युद्ध किसके साथ होता है? तो याद रखना, नरेंद्र सेन का युद्ध नल वंशीय शासक, नल वंशीय शासक भवदत्त वर्मन के साथ, भवदत्त वर्मन के साथ युद्ध होता है। इसकी जानकारी रिद्धिपुर अभिलेख में देखने को मिलता है। याद रखना, रिद्धिपुर अभिलेख से जानकारी मिलती है। तो बात ऐसी है, समझना कि नरेंद्र सेन जो है वो नल वंश के शासक भवदत्त वर्मन के साथ युद्ध करते हैं, ठीक है, और पराजित हो जाते हैं। और पराजित हो जाते हैं। कौन पराजित होते हैं? नरेंद्र सेन पराजित हो जाते हैं। नल वंशी शासक भवदत्त वर्मन के साथ युद्ध होता है और पराजित होते हैं। कौन पराजित होता है भाई? इसको मेंशन कर दो। यहां पराजित होते हैं कौन? नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन पराजित होते हैं। नरेंद्र सेन पराजित हो जाते हैं। नरेंद्र सेन पराजित, ठीक। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? प्रश्न पूछता है तो रिद्धिपुर अभिलेख याद रखना। रिद्धिपुर अभिलेख में जानकारी मिलती है कि भवदत्त नरेंद्र के बीच में युद्ध जिसमें नरेंद्र सेन पराजित हो जाते हैं। अब इसका जो पुत्र होता है नरेंद्र सेन का, उसका नाम है पृथ्वीसेन।
अब ये पृथ्वीसेन अपने पिता का बदला लेने के लिए, अपने पिता का बदला लेने के लिए नलवंशी शासक अर्थपति भट्टारक पर आक्रमण करते हैं और हरा देते हैं। अर्थपति भट्टारक को पर आक्रमण कर पराजित कर देते हैं। और पूरे पुष्करी जो इसकी राजधानी थी, और पुष्करी को तहस नहस कर देते हैं। और पुष्करी को तहस नहस कर देते हैं। पुष्करी को तहस नहस कर देते हैं। कौन? पृथ्वीसेन। पृथ्वीसेन किसका पुत्र है? नरेंद्र सेन का। और इस भवदत्त का पुत्र कौन है? अर्थपति भट्टारक। तो अपने पिता को, मतलब पिता का बदला कौन लिया? पृथ्वीसेन ने। किसके बेटे के साथ बदला लिया? जिसके इसके पिता को पराजित किया था, भवदत्त। तो भवदत्त के बेटे का नाम क्या था? अर्थपति भट्टारक। ठीक है, तो इन्होंने बदला लिया, तो पृथ्वीसेन ने पराजित किया। अब बाद में और क्या होता है? बाद में अब क्या घटना घटती है, तो यहां समझना। अगले शासक देवसेन। पृथ्वीसेन के बाद जो इस क्षेत्र में अगले शासक का नाम आपको याद रखना है वो है देवसेन। देवसेन। तो देवसेन कौन है? तो देवसेन इसके बाद के अगले शासक है। तो यहां पर अगले शासक स्कंदवर्मन पुष्करी को बसाकर, पुष्करी को पुनः बसाकर देवसेन को साथ युद्ध कर देवसेन को पराजित करते हैं। देवसेन को पराजित करते हैं। ठीक है, और यहां जाकर के इस क्षेत्र को फिर से तहस नहस कर देते हैं। तो कुल मिला के 3 युद्ध हो गए। यहां पर समझ में आ रहा है? हाँ, अभी मैं इसको अच्छे से कनेक्ट करूंगा। ठीक है, तो देवसेन को पराजित कर दिया गया। ठीक, तो यहां पर जो उसके बाद देवसेन पराजित हो गए, अब देवसेन के बाद जो अंतिम शासक के रूप में जो रह जाते हैं वो रह जाते हैं हरिसेन। और हरिसेन के समय में अब वाकाटक वंश अंतिम चरणों में आ चुका था। तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि ये जो शाखा है वो अब थोड़ा सा समाप्त होने के कगार पर आ चुका था। ठीक है, तो कुल मिला के हरिसेन जो थे वो अंतिम शासक थे, बस इतना याद रखना। हरिसेन क्या थे? अंतिम शासक। ठीक है, नल वंश के वाकाटक वंश के अंतिम शासक हरिवंश थे। बस, तो यहाँ पर कुल मिला के आप लोगों को मैंने जितनी भी कहानी बताई, इस सब कहानी में आप लोग समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर युद्ध कहाँ से शुरू हुआ? इस नरेंद्र सेन के बाद से। नरेंद्र सेन के बाद से कितने के साथ युद्ध हुआ? इन तीनों के साथ, 1 2 3 के साथ। तो भवदत्त ने नरेंद्र को हराया, पृथ्वी ने इसके पुत्र अर्थपति को हराया, फिर स्कंदवर्मन ने देवसेन को हराया, और अंतिम शासक के रूप में कौन रह गए? हरिसेन रह गए। तो इतना नाम आपको याद रखना ही रखना है जी। ठीक है, तो इनके बीच में कैसे समकालीन रहे, अब इनकी कहानी को मैं अलग से बताऊंगा, तो उस समय फिर से यही चीज बताऊंगा, भवदत्त के बारे में, अर्थपति के बारे में, स्कंदवर्मन के बारे में कि भवदत्त ने इसको पराजित किया, हरा दिया, फिर अर्थपति पराजित हुए इसके द्वारा, फिर स्कंदवर्मन ने पुष्कर को पराजित फिर से बसाया और फिर इसको हरा दिया। ये कहानी बताऊंगा। थोड़ा सा नलवंश के इन शासकों के बारे में कहानी बता दूंगा। ठीक है, तो ये जो आपका वाकाटक वंश है, इस वाकाटक वंश के बारे में इतनी जानकारी आपको रखनी है। ठीक है, अब थोड़ा सा गुप्त वंश, ये भी राष्ट्रीय राजवंश है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या घटना हुआ। तो समुद्रगुप्त आए, इसको हराए, उसके बाद रामगुप्त कैसे पराजित हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कैसे विवाह कर लिया, उसकी पुत्री का विवाह यहाँ हुआ। कुछ हमको साक्ष्य रत्न जड़ित सिक्के मिलते हैं, मयूर सिक्का मिलता है, धनुर्धारी सिक्का मिलता है, ये सब इनके गुप्त वंश के सिक्के हमारे छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मतलब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। तो
अगली क्लास में हम गुप्त वंश के बारे में देखेंगे। ठीक, वाकाटक वंश के बारे में जितना बताया इससे ज्यादा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, प्रश्न तो पूछ लो। बताओ भाई। तो वाकाटक वंश का ये जो शासक था, ठीक है, जिसका नाम मैंने बोला प्रवरसेन प्रथम, ये प्रवरसेन प्रथम कहीं ना कहीं अपने छत्तीसगढ़ तक इसका शासन का विस्तार फैला हुआ था। बाद में महेंद्र सेन को जब समुद्रगुप्त हरा देते हैं तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सिमट जाते हैं और सिमटते सिमटते अंत तक जाकर पूरी तरह से सिमट जाते हैं। ठीक है, तो ये वाकाटक वंश के शासकों के बारे में ये पूरा लिस्ट, जिसमें से मैंने आपको मुख्य रूप से 5-6 के बारे में बताया। एमआरपी न्यू प्राइस, एम से महेंद्र सेन, आर से रुद्रसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय और प्रवर सेन द्वितीय। तो ये द्वितीय द्वितीय है, इसके पहले और है। और ये नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन, बाद में देवसेन और हरिसेन को याद रख सकते हो तो रख लो। ठीक है, बताओ यहां तक दिमाग में सेट हुआ। तो ये वाकाटक वंश के बारे में यही चीज है, कहानी को मैंने बार बार बता दिया। आपको समझना है कौन किसके साथ युद्ध हुआ। यहाँ पर कुछ कुछ अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, एक केसरी बेड़ा, तो इसकी जानकारी कहां से मिलती है? एक तो रिद्धिपुर अभिलेख से मिलती है, और इस पृथ्वी सेन की जानकारी किससे मिलती है? केसरी बेड़ा से, केसरी बेड़ा अभिलेख। तो पृथ्वी सेन और अर्थपति के बीच में युद्ध हुआ था, इस बात की जानकारी केसरी बेड़ा में मिलती है। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, इस बात की जानकारी रिद्धिपुर में मिलती है। और देवसेन और स्कंद वर्मन के बीच में भी युद्ध हुआ, इस बात की जानकारी भी हमको पौड़ी लेक से मिलती है, पौड़ी लेक अभिलेख से मिलती है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये वाकाटक वंश के बारे में इतना ही पढ़ना था। ठीक है, चलो, और किसी को कुछ पूछना है, प्रश्न है तो, डाउट है तो पूछ सकते हो जी, बताओ। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो इसके कोई सिक्के विक्के हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है। वाकाटक वंश के गुप्त काल के सिक्के के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो स्कंद वर्मा का पौड़ी अभिलेख है, इसका केसरी बेड़ा है, इसका रिद्धिपुर है। लो, अभिलेख को मैं लिख देता हूं। तो तीनों अभिलेख से यही सब जानकारी मिलती है कि इनका इनके आपस में तीनों का युद्ध हुआ था, रिद्धिपुर, केसरी बेड़ा और पौड़ी अभिलेख। ठीक है, इसको हम लोग अगली क्लास में और डिटेल में चर्चा करेंगे। किसके साथ? गुप्त वंश के साथ। इतना तो मैंने बता दिया वाकाटक के बाद में, अब गुप्त वंश के बारे में अगली क्लास में बताऊंगा। ये पूरा गुप्त वंश अगली क्लास लेगा, और इसके साथ इसको कनेक्ट करते हुए गुप्त वंश के पूरे सिक्के विक्के कहाँ मिले छत्तीसगढ़ में, सब कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं जी। ठीक है, बाकी क्लास अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर से बता दूं कि अभी छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं व्यापम के द्वारा, उसके हिसाब से इस कोर्स को पढ़ाया जा रहा है। व्यापम के सभी प्रतियोगी परीक्षा जो अप्रैल में होने वाले हैं, उसको टारगेट करते हुए इसको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो ये है आपका सीजी व्यापम के लिए स्पेशली। और जो अन्य जितने भी कोर्स लिए हैं, देख रहे हैं, तो ये छत्तीसगढ़ का इतिहास, इससे ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं इतिहास, तो बिल्कुल हम सारे साथ जुड़कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैराथन देखो भाई, स्पेशली सी टेट वालों का भी मैराथन शुरू हो चुका है, और ये मैराथन जो है रात के लगभग 9-10 बजे तक चलने वाला है। तो जो साथी अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो बिल्कुल मैराथन में भाग ले सकते हैं। ठीक है, अपने सब्जेक्ट को, यानी भले वो सी टेट का है, सीजी टेट का है, लेकिन सिलेबस तो वही है, छत्तीसगढ़ पढ़ना है, इंडियन जीएस का जो पार्ट है वो पढ़ना ही है। तो बिल्कुल आप मैराथन भाग ले सकते हैं, मतलब देख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो धन्यवाद आज के लिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास। राधे राधे।